अभिव्यंजनावाद। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में चर्चा करेंगे। अभिव्यंजनावाद एक कला सिद्धांत है। अभिव्यंजनावाद क्या है? एक कला सिद्धांत है जिसका संबंध सौंदर्य शास्त्र से है, ना कि साहित्यिक आलोचना से। जिसका संबंध किससे है? सौंदर्य शास्त्र से। क्रोचे की मान्यता है कि कलाकार अपनी कलाकृति में अपने अंतर की अभिव्यक्ति करता है। यह अभिव्यक्ति बिंबात्मक होती है जिसका स्वरूप उसके हृदय में विद्यमान होता है। वह जगत से उसके कोई संबंध नहीं है। वह जगत से उसका कोई संबंध नहीं है। वह उसका आंतरिक जो मनोभावना है उसका बिंबन करता है। उनका कहने का तात्पर्य है बाह्य जगत केवल बिंब निर्माण में सहायक हो सकता है। कला में परंपरावादी का विरोध कर व्यक्तिवाद पर विशेष बल दिया, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कला के लिए सिद्धांत की स्थापना हुई। तो इससे हमें क्या ज्ञात होती है ना? क्रोचे जो है उन्होंने व्यक्तिवाद पर बल दिया, ना कि परंपरावादी जो विचारधारा है उस पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने बोला कि जो बिंब है निर्माण करने में बाह्य जगत, बिंब का निर्माण करने में बाह्य जगत सहायक होता है, और यह व्यक्तिवादी विचारधारा है जो कि व्यक्त होती है या कला के लिए सिद्धांत की स्थापना की। उसने कहा कि कला का कोई उद्देश्य नहीं, कला के लिए होता है। कला का कोई उद्देश्य नहीं, कला के लिए होता है। किसने कहा? क्रोचे ने। कला रचना की दृष्टि से अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। कला रचना की दृष्टि से अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। तर्कात्मक ज्ञान का कला रचना की दृष्टि से कोई महत्व नहीं। अर्थात जो अपने मन की भावना है, मन की जो भी उन्होंने मन की भावना, अपनी भावना जो है वह है, कला की दृष्टि से उसका वहाँ पर महत्व होता है। यहाँ पर तर्क का कह सकते हैं कि बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। तो उनका कहने का यह तात्पर्य है। अतः प्रज्ञा का ज्ञान मन शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अतः प्रज्ञा का ज्ञान मन शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि विचारात्मक ज्ञान बुद्धि का विषय है। तो उन्होंने कहा कि प्रज्ञा का ज्ञान मन शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि विचारात्मक ज्ञान बुद्धि का विषय है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि प्रज्ञा का क्या अर्थ है? प्रज्ञा बुद्धि की एक विशिष्ट अवस्था जिसमें अंतर्मन का भी समावेश हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्रोचे हैं वो क्या कहते हैं? प्रज्ञा का ज्ञान मन शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि विचारात्मक ज्ञान बुद्धि का विषय है। सहजानुभूति को किसी का सहारा नहीं चाहिए। सहजानुभूति को किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरे की आंखें उधार ले, कारण उसकी आंखें स्वयं काफ़ी तेज हैं। अतः प्रज्ञात्मक ज्ञान अभिव्यंजनात्मक ही होता है। उनके मत से प्रभाव नहीं, वरन प्रभाव के रूप में रचना कला है। प्रत्येक अंतःप्रज्ञा सहजानुभूति कला है। अतः और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। वो क्या कहते हैं? प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। वो ये बात कहते हैं जो एक व्यक्ति है उसकी खुद की अनुभूति होती है और उसमें भी कला का मतलब उपस्थित होता है। उससे वो कहते हैं कि प्रत्येक अंतःप्रज्ञा सहज अनुभूति जिसे कहते हैं कला है, और प्रत्येक कला जो है अंतःप्रज्ञा है, मतलब हर कोई उसे महसूस कर सकता है। कला किसी महत उद्देश्य का साधन नहीं है, वह स्वयं साध्य है। कला किसी उद्देश्य का साधन नहीं है, वह स्वयं साध्य है। अर्थात साध्य का अर्थ क्या है? लक्ष्य। तो वह स्वयं साध्य है। कौन साध्य है ना? कला स्वयं साध्य है। उसे लेकर नैतिक अनैतिक का प्रश्न भी नहीं उठाया जाना चाहिए। क्रोचे ने अपने ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत में मैटर या विषय वस्तु और रूप फॉर्म दोनों पर ही विचार किया है। तो क्रोचे ने क्या किया है? अपने सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत में और रूप, सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत में और रूप दोनों पर विचार किया है। अपने ग्रंथ में क्या विचार किया है? सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत में और रूप दोनों पर विचार किया है। दोनों पर ही विचार किया। उन्होंने यह स्थापना की है कि सौंदर्य
सौंदर्य के क्षेत्र में रूप ही महत्व का है, तत्व नहीं। वस्तु और रूप घुल मिलकर एक हो जाते हैं तब कला का जन्म होता है। वस्तु और रूप घुल मिलकर एक हो जाते हैं जब जाकर कला का जन्म होता है। अलंकृत और अनलंकृत का भेद स्वीकार नहीं। भारतीय दृष्टिकोण से कहें तो सहज ज्ञान सगुण साकार से संबंध है और बौद्धिक ज्ञान निराकार से। तो इसका अगर हम सहज भाव में समझें तो भारतीय दृष्टिकोण से तो सहज ज्ञान सगुण या साकार से संबंध है और बौद्धिक ज्ञान निराकार से। सहज ज्ञान उतना ही होता है जितना प्रकट या अभिव्यंजित है, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। सहज ज्ञान मन पर पड़े प्रभाव के कल्पना जनित बिंबों के रूप में अव्यक्त होता है। यही अभिव्यंजना ही कला है। अतः कला सहजानुभूति है। इस प्रकार अभिव्यंजना सिद्धांत कलावाद, बिंबवाद, प्रभाववाद आदि का प्रेरक है। क्रोचे श्रेष्ठ काव्य उसे मानते हैं जो मानव के विचार, भाव, कार्य को भावना का रूप प्रदान कर पाठकों को पूर्ण तन्मयता कर देता है। तो वह किसे काव्य का सबसे श्रेष्ठ गुण मानते हैं? तो काव्य उसे मानते हैं जो मानव के विचार, भाव, कार्य को भावना का रूप प्रदान कर पाठकों को पूर्ण तन्मयता कर देता है। भारतीय रस सिद्धांत भी यही कहता है। क्रोचे और रसवादी चिंतक इस विशुद्ध काव्यानुभूति मानते हैं। क्रोचे और रसवादी चिंतक इसे विशुद्ध काव्यानुभूति मानते हैं। इस प्रकार क्रोचे कला को मानव जीवन से जोड़ देते हैं। तो कला को मानव जीवन से क्रोचे जोड़ देते हैं। क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत साहित्य या कला समीक्षक की कसौटी प्रस्तुत नहीं करता, वरन यह कला की उत्पत्ति या सृजनात्मक प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कुछ लोगों ने भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिष्ठित कुंतक के वक्रोक्तिवाद से इसकी तुलना भी की है, पर दोनों नितांत भिन्न भूमियों पर अवस्थित हैं। कुंतक जहाँ रचित कविता के मूल्यांकन की कसौटी प्रस्तुत करते हैं और वक्रोक्ति के विविध रूप चर्चा करते हैं, वहीं क्रोचे कला सृजन की प्रक्रिया का मौलिक विश्लेषण करते हैं। काव्य या रचना किस कोटि की है, इससे क्रोचे के सिद्धांत को कोई विशेष संबंध नहीं है। काव्य या कला रचना कैसे होती है, उसका स्वरूप क्या है, उसके उत्तर ही उसका प्रमुख प्रतिपाद्य है। तो यह था क्रोचे का सिद्धांत। धन्यवाद।